पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का 11 नंबर। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 जी। ये जो जी लिखा है ना, इसको 1 गॉस बोलते हैं, और 1 गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। में चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है B इज इक्वल टू 6.5 गॉस। और गॉस की वैल्यू क्या होती है, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला में। इज मेंटेन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड। इलेक्ट्रॉन को हमने अंदर डाला है कितनी स्पीड से, 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से अंदर डाल दिया। नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। यहाँ लिखा है नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। पूछा एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। सर्कल का पाथ क्यों होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन enters in uniform magnetic field, then the force acting on it is, तो फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस force behaves like a this force behaves like a centripetal force, hence path of charge particle becomes circular। क्या बन जाता है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर बन जाता है। ये हमने थियरी में भी रीड किया है, ये सर्कुलर बन जाएगा। तो उस वक्त तुम्हारा जो फोर्स है F, वो बन जाएगा FC सेंट्रीपेटल। F हमको मिला QVB साइन 90 है, तो साइन 90 का तो 1 ले लेंगे, और FC खुद होता है mv²/r। तो इसमें एक V तो हो जाएगा कैंसिल, R को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो R बन जाएगा तुम्हारा mv/QV। साइन 90 1 होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब रेडियस फाइंड करना है, तो इसमें m मतलब मास दिया है 9.1 10⁻31। वेलोसिटी वो भी गिवन है 4.8 10⁶। डिवाइड बाय q चार्ज भी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, 6.5 गॉस में दी हुई ना, 10⁻⁴ टेस्ला। चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ऊपर है 9.1 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 6.5। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.2 पावर देख लेते हैं। ऊपर एक 6 पावर है, प्लस में है, और माइनस में है 31। नीचे जो -19 है, ये वाला -19 ऊपर आके +19 हो जाएगा, और जो -4 है वो भी +4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻² मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब रेडियस जो मिलेगा वो मिलेगा 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से लिखना पड़ेगा पूरा, यहाँ से एंट्री, ये पूरा है, ये पेज, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब हम बढ़ेंगे नंबर 12 की तरफ। और 12 में इन्होंने क्या पूछा है,
12 पे कॉन्सेंट्रेट। इन एक्सरसाइज 4.11, मतलब जो ऊपर हमने 4.11 पढ़ा ना, उसमें ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑब्टेन करना है फ्रीक्वेंसी पहले इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। ऑब्टेन मतलब पहले तो फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना पड़ेगा, फिर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। फिर बोला डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैं एक्सप्लेन करना है पूरा ध्यान। इसमें भी स्टार्टिंग में लिखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in uniform magnetic field, then the magnetic force acting on it behaves like a centripetal force। तो उस वक्त वो जो फोर्स था कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपेटल। मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला आती है QVB और सेंट्रीपेटल है mv²/r। तो उसमें एक v तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा QB इज इक्वल टू mv/r। इसमें जो v/r है तो v/r इज इक्वल टू होता है ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो QB इज इक्वल टू बन जाएगा m ओमेगा। अगर मैं ओमेगा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ओमेगा बन जाएगा QB/m। अब तो मैं ये भी बात पता होगी कि जो ओमेगा होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो हमको फॉर्मूला मिली QB/m, और ओमेगा की खुद की फॉर्मूला होती है 2πf। अगर मैं ओमेगा की जगह डाल दूं 2πf तो सामने बन जाएगा QB/m। हमें f फाइंड करना है, तो f क्या मिलेगा, QB/2πm। अब ऑप्टेन तो किया, वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट लिखा था डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी does not depends on speed of electron। देखा ये वैल्यू कि जो तुम्हारा f मिलेगा उस f में यहाँ पे v नहीं आता, मतलब वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसमें वैल्यू डालनी होगी, तो f इक्वल्स टू q तो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर अगर हम बात करें फिर क्या था b, तो एक मिनट b की वैल्यू देख लेते हैं ऊपर से सम में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6.5 गॉस और मास है 9.1 10⁻⁻31। हाँ, तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें। जो b है वो 6.5 गॉस था 10⁻⁴, और नीचे 2 सेम, पाई की वैल्यू 3.14 और मास है 9.1 10⁻⁻31। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 फिर डिवाइड बाय 9.1। तो ये मिला तुम्हें f इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, f इक्वल्स टू मिलेगा 0.1819, यानी 182 लिख देता हूँ मैं 10⁻⁻। अब पावर देख लेते हैं, ऊपर नीचे 31 ऊपर प्लस में हो जाएगा, उसमें से ऊपर के 19 माइनस होंगे, उसमें से 4 भी माइनस होगा, तो ये मिलेगा तुम्हें 10⁸ या इसको लिखेंगे 1.82 10⁷ हर्ट्ज, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 18.2 मेगा हर्ट्ज। 18.2 करेंगे तो वो हो जाएगा 10⁶, को मेगा बोलते हैं। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी फिर से डिराइव किया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे नंबर 13 पे, पूरा ध्यान 13 पे।
13 नंबर, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, सर्कुलर कॉइल है जिसके टर्न्स कितने हैं 30, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर, एक टर्न्स दिए हुए हैं और दूसरा दिया हुआ है रेडियस, दो चीजें दी हुई हैं। फिर कैरिंग करंट ऑफ 6 एम्पियर, आई दिया है 6 एम्पियर, is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है बाहर से 1 टेस्ला, the field lines makes an angle 60 with the normal to the coil, थीटा बनाया है 60, calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning, तो बोला कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, मतलब हमको कितना टॉर्क देना पड़ेगा। तो टॉर्क की हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, इसमें कॉइल सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉइल में जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो दी हुई है 1, करंट कितना है 6, टर्न्स टर्न्स है 30, पाई वैल्यू 3.14, रेडियस है 0.08 का स्क्वायर और साइन 60 है, साइन 60 होता है √3/2। चलो पहले सॉल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 0.08 इंटू 0.08, ये हो जाएगा 3.617, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 को होता है √3/2, इसको √3/2 से भी करते हैं, जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें, टाउ इज इक्वल टू 3.128 यानी 13 लिख देता हूँ न्यूटन मीटर, यानी इतना टॉर्क लगेगा। क्लियर? उसके बाद बी में क्या पूछा है, would your answer change if the circular coil in A, ऊपर जो A में सर्कुलर कॉइल थी वो replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area। 30 नंबर में सर्कुलर कॉइल की जगह अगर कोई और कॉइल यूज करते, इसमें एरिया मतलब शेप इरेगुलर हो एरिया सेम हो, तो सिंपल बात है फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, द टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल does not depends on shape, it is depends on area, कौन सा एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, magnitude of area, hence there is no change in torque, क्योंकि यहाँ पे एरिया हम नहीं बदल रहे, हम सिर्फ शेप बदल रहे हैं, तो शेप से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया से फर्क पड़ेगा, लेकिन एरिया सेम है तो टॉर्क में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुए तुम्हारे एक्सरसाइज के 13 सम्स कंप्लीट।